कहानियों का संसार में आज सुनिए कहानी भविष्यवाणी, जिसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 30 दिसंबर 1865 को हुआ था। वे एक ब्रिटिश लेखक और कवि थे। ब्रिटिश भारत में बंबई में जन्मे किपलिंग को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक द जंगल बुक, जो कि 1894 में लिखी गई थी, किम 1901 में लिखी गई, द मैन हु वुड बी किंग जो 1888 में लिखी गई, और उनकी अनेक कविताओं के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं कहानी भविष्यवाणी। नहीं, यद्यपि तुम मरो इस रात प्रिय और करो विलाप, एक प्रेतात्मा मेरे द्वार, मरत्य भय करेगा अमर प्रेम को नाकाम, मैं करूँगा और तुमको प्यार, जो मृत्यु के घर से पलटकर देते हो फिर भी मुझे मेरी अतुल्य व्याधि में एक क्षण का आराम। शैडो हाउसेस। इस लेख को वो लोग समझ सकते हैं जो जानते हैं कि आत्माएं कैसे बनती हैं और संभव की सीमाएं कहाँ टूट जाती हैं। मैं इस भारत देश में इतने दिन रह लिया हूँ कि मुझे पता है कि कुछ भी नहीं पता होना सबसे अच्छा रहता है, और मैं इस कहानी को ठीक वैसे ही लिख सकता हूँ जैसी ये घटित हुई थी। मेरिडकी में जो हमारा सिविल सर्जन था, उसका नाम था डुमाइस, और हम उसे डोरमाउस यानी सोतू चूहा कहते थे, क्योंकि वो एक गोल मटोल छोटा सोतू आदमी था। वो एक अच्छा डॉक्टर था और कभी किसी से नहीं झगड़ता था, हमारे डिप्टी कमिश्नर से भी नहीं, जो एक माझी जैसा बर्ताव और एक घोड़े जैसी चालबाजी करता था। उसने अपने जैसी ही गोल मटोल और सोती सी दिखने वाली एक लड़की से शादी की। वो एक मिस हिलरडाइस थी, बरार्स के स्कॉश हिलरडाइस की बेटी, जिसने गलती से अपने चीफ की बेटी से शादी कर ली थी, मगर वो एक अलग कहानी है। भारत में हनीमून कभी एक हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होता, मगर कोई जोड़ा अगर इसे 2 या 3 हफ्ते तक खींचना चाहे तो उसमें कोई रुकावट भी नहीं। भारत उन शादीशुदा लोगों के लिए आनंद का देश है जो एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। वे बिल्कुल अकेले और बिना किसी रुकावट के रह सकते हैं, जैसा कि डॉर्माइस ने किया। वे दोनों छोटू मोटू अपनी शादी के बाद दुनिया से अलग हो गए और बहुत खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, इस बात के लिए ज़रूर बातें किए गए कि दावत दे, मगर इससे उन्होंने कोई दोस्त नहीं बनाए और स्टेशन अपने ही तरीके से चलता रहा और उन्हें भूल गया। कभी कभार वहाँ के लोग बस ये कहते थे कि डोरमाउस अच्छे लोगों में सबसे अच्छा है, मगर कुंद है। कभी नहीं झगड़ने वाला सिविल सर्जन मिलना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए उसकी तारीफ होती है। बहुत कम लोग हैं जो रॉबिन्सन क्रूसो का किरदार कहीं भी निभा सकते हैं। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ हम बहुत कम हैं और एक दूसरे के रसूख पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। डुमाइस ने अपने आप को 1 साल के लिए दुनिया से अलग करके गलती की थी, और अपनी गलती का पता उसे तब चला जब ठंड के मौसम के बीच स्टेशन पर टाइफाइड की महामारी फैली और उसकी पत्नी उसकी चपेट में आ गई। वो एक शर्मीला व्यक्ति था और उसने ये समझने में 5 दिन गंवा दिए कि मिसेस डुमाइस जिस बुखार में तप रही थी वो महज मामूली बुखार नहीं था। उसे 3 और दिन इस बात में लग गए कि वो इंजीनियर की पत्नी मिसेस शूट के पास जाने की हिम्मत जुटाता और सहमा सहमा सा अपनी परेशानी बताता। भारत में करीब करीब हर घर ये जानता है कि टाइफाइड के मामले में डॉक्टर बहुत बेबस होते हैं। इस लड़ाई को मौत और नर्सों के बीच मिनट दर मिनट और डिग्री दर डिग्री ही लड़ना होता है। मिसेस शूट ने इसे डुमाइस की आपराधिक देरी बताते हुए जैसे उसकी कनपट्टी पर खोंसा जड़ दिया और वो फौरन ही बेचारी लड़की की तीमारदारी के लिए चल पड़ी। उस सर्दी हमारे स्टेशन में टाइफाइड के 7 मामले हुए और मौत का औसत चूंकि हर 5 मामलों में करीब 1 है, तो हमें पक्का लग रहा था कि उनमें से किसी एक को खोना होगा, मगर सभी बहुत अच्छी स्थिति में रहे। औरतें बैठकर औरतों की तीमारदारी करती रहीं और पुरुषों ने उन बैचलरों की देखभाल की जो टाइफाइड की चपेट में आ गए थे, और हम टाइफाइड के उन मामलों से 56 दिनों तक जूझते रहे तथा उन्हें छाया की घाटी से जिताकर ले आए। मगर जब हम ये सोच ही रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक निकल गया और इस जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य का आयोजन करने जा ही रहे थे कि मिसेस डुमाइस वापस बीमार हो गई और 1 हफ्ते में ही मर गई। स्टेशन उसके जनाजे में गया। डुमाइस तो कब्र के किनारे बेहाल हो गया और उसे वहाँ से ले जाना पड़ा। मौत के बाद डुमाइस अपने घर में कैदी सा होकर रह गया और उसे दिलासा देने की किसी भी कोशिश को उसने खुद कामयाब नहीं होने दिया। वो अपने काम को बिल्कुल ठीक से करता रहा, मगर हम सबको लग रहा था कि उसे छुट्टी पर चले जाना चाहिए, और उसकी अपनी सर्विस के दूसरे लोगों ने उससे ये कहा भी। डुमाइस ने इस सुझाव के लिए बहुत आभार माना। उन दिनों वो किसी की बात के लिए भी आभार माना करता था और पैदल सैर के लिए चीनी चला गया।
चीनी की दूरी शिमला से कोई 20 पड़ाव है। ये पहाड़ियों के बीच में है, और अगर आप परेशानी में हो तो यहाँ का नज़ारा अच्छा है। आप बड़े शांत देवदार वनों से होकर बड़ी शांत चट्टानों के नीचे से और किसी औरत की छातियों जैसे फूल बड़े शांत घास के टीलों के ऊपर से गुजरते हैं, और घास के पार हवा व देवदारों के बीच बारिश कहती है, चुप चुप चुप। इसलिए छोटू डुमाइस को चीनी रवाना कर दिया गया कि अपने पूरी प्लेट वाले कैमरा और राइफल से अपने दुख को हल्का करे। उसने अपने साथ एक बेकार बैरा भी ले लिया, क्योंकि वह आदमी उसकी पत्नी का प्यारा नौकर हुआ करता था। वो सुस्त और चोर था, मगर डुमाइस ने अपना सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। चीनी से लौटते हुए माउंट हट्टू के रिज पर स्थित फॉरेस्ट रिजर्व से होते हुए डुमाइस बागी की ओर मुड़ गया। जो कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा घूमे हैं उनका कहना है कि कोटगढ़ से बागी तक का पड़ाव बहुत अच्छा है। ये अंधेरे गीले वन से होकर जाता है और अचानक एक बीहड़, कटी फटी पहाड़ी ढाल और काली चट्टानों में खत्म हो जाता है। बागी का डाक बंगला तमाम हवाओं के लिए खुला है और बेहद ठंडा भी। बहुत ही कम लोग बागी जाते हैं। शायद यही वजह थी कि डुमाइस वहाँ गया। वो शाम 7 बजे वहाँ रुका और उसका बैरा पहाड़ी से नीचे गांव में चला गया ताकि अगले पड़ाव के लिए कुली का इंतज़ाम करे। सूरज डूब चुका था और रात की हवाएं चट्टानों के बीच गुनगुनाने लगी थीं। डुमाइस बरामदे में जंगल पर टिककर अपने बैरे के लौटने का इंतज़ार करने लगा। बैरा वहाँ से निकलने के लगभग तुरंत बाद ही वापस आ गया और ऐसी फुर्ती से कि डुमाइस को लगा ज़रूर उसका सामना भालू से हो गया होगा। वो पहाड़ी पर पूरे दम से दौड़ रहा था, मगर उसकी दहशत की वजह बनने के लिए वहाँ कोई भी भालू नहीं था। वो बरामदे तक दौड़ता हुआ आया और गिर गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसका चेहरा स्याह सलेटी हो रखा था। फिर वही सहमी सी आवाज़ में बोला, मैंने मेम साहब को देखा, मैंने मेम साहब को देखा। कहाँ? डुमाइस ने पूछा। वाह, गांव वाली सड़क पर टहलते हुए। वो एक नीली पोशाक पहनी थी और उन्होंने अपने सिर का पर्दा उठाकर कहा, रामदास साहब को मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि मैं अगले महीने नदिया में मिलूंगी। फिर मैं भाग आया क्योंकि मैं डर गया था। डुमाइस ने क्या कहा और क्या किया मुझे नहीं पता। रामदास बताता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ठंड में पूरी रात चहलकदमी करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि मेम साहब पहाड़ी पर आए और किसी पागल की तरह अंधेरे में अपने हाथ फैलाए रहे। मगर कोई मेम साहब नहीं आई और अगले दिन वो शिमला की ओर बढ़ गए और हर घंटे बैरा से सवाल जवाब करते रहे। रामदास बस यही कह पाया कि मिसेस डुमाइस उसे मिली थी। उसने अपना पर्दा उठाया था और ये संदेश दिया था जो वो पूरी वफादारी से डुमाइस के सामने दोहरा चुका था। इस बयान पर रामदास टिका रहा। उसे नहीं पता था कि नदिया कहाँ है। नदिया में उसका कोई दोस्त नहीं था और बहुत संभव था कि वो कभी नदिया नहीं जाएगा, भले ही उसका वेतन 2 गुना क्यों ना कर दिया जाए। नदिया तो बंगाल में है और पंजाब में काम कर रहे किसी डॉक्टर से उसका कोई सरोकार ही नहीं बनता। ये मैरिडिकी के दक्षिण में 1200 मील से अधिक दूरी पर तो है ही। डुमाइस बिना रुके शिमला होते हुए मैरिडिकी वापस आया, जहाँ उसे अपनी एफजी कर रहे डॉक्टर से अपना चार्ज लेना था, डिस्पेंसरी का कुछ हिसाब किताब करना था और सर्जन जनरल के कुछ हालिया आदेशों को लिखना था, और कुल मिलाकर इस काम के लिए एक पूरा दिन लग जाना था। शाम को डुमाइस ने अपने दोस्त और अपने एफजी को बताया कि बागी में क्या हुआ था, और उस एफजी ने कहा कि रामदास को अगर यही करना था तो उसे तूती कोरिन चुनना चाहिए था। तभी एक डाकिया शिमला से आया, एक तार लेकर हाजिर हुआ जिसमें डुमाइस के लिए ये आदेश था कि वे मैरिडिकी में चार्ज नहीं ले, बल्कि फ़ौरन स्पेशल ड्यूटी पर नदिया चला जाए। नदिया में बहुत बुरा हैज़ा फैला था और बंगाल सरकार के पास चूँकि हमेशा की तरह स्टाफ की कमी थी, इसलिए पंजाब से उसने एक सर्जन को समय के लिए मांगा था। डुमाइस ने तार मेज़ पर फेंक दिया और कहा, अब? दूसरे डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। तब उसे याद आया कि बागी से लौटते समय डुमाइस शिमला से होकर गुजरा था और इस तरह शायद उसने आने वाले तबादले के बारे में पहली खबर सुनी होगी। उसने उस सवाल को और उसमें छिपे संदेश को शब्दों में ढालने की कोशिश की, मगर डुमाइस ने उसे ये कहकर रोक दिया कि अगर मैंने ये चाहा होता तो मैं चीनी से कभी लौटता ही नहीं। मैं वहाँ शूट कर रहा था। मैं जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ करना है, मगर मुझे अफसोस नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया और उस धुंधलके में डुमाइस के अभी अभी खुले संदूकों की पैकिंग में मदद करने लगा। रामदास लैंप लेकर दाखिल हुआ। साहब, कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। नदिया, डुमाइस ने धीमी से कहा। रामदास ने डुमाइस के घुटने और जूते पकड़ लिए और उससे नहीं जाने की विनती करने लगा। रामदास रोता और बिलखता रहा।
फिर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसने अपना सारा सामान लपेटा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वापस आ गया। वो अपने साहब को मरते देखने और शायद खुद मरने के लिए नदिया नहीं जा रहा था। इस तरह डुमाइस ने उसे उसका वेतन पकड़ाया और अकेला ही नदिया चला गया। दूसरे डॉक्टर ने उसे इस तरह विदाई दी जैसे उसे मौत की सज़ा सुनाई गई हो। 11 दिन बाद वो अपनी मीम साहब के पास पहुंच गया और बंगाल सरकार को नदिया में फैली उस महामारी से निपटने के लिए एक नया डॉक्टर मांगना पड़ा। पहले जो डॉक्टर मांगा गया था वो छुआडांगा डाक बंगले में मृत पाया गया था। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी भविष्यवाणी, जिसे लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस पर और कहानियाँ सुन सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे और भी कहानियों के साथ। धन्यवाद।